दोस्तों, फाहियान और हुएन की भारत यात्रा में काफ़ी समानताएं हैं। दोनों चीनी बौद्ध यात्री थे। दोनों रेशम मार्ग से पैदल चलकर भारत में बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आए थे। दोनों ने अपनी यात्रा वृत्तांत पर किताब लिखी है, पर फाहियान की किताब सत्य के करीब लगती है, जबकि हुएन की किताब में काल्पनिक बातों का और उन बातों का जिक्र बहुत ज़्यादा है जो उन्होंने खुद नहीं देखी बल्कि दूसरों से सुनी है, वो भी 300-400 साल पहले की बातें। पर यह भी सच है कि आज हम जिस नालंदा विश्वविद्यालय या 7वीं सदी के भारत के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, वह हुएन की किताब सी यू की से पढ़कर भी जानते हैं। इस वीडियो में हम वही बातें देखेंगे जो उन्होंने उस समय के भारतवर्ष के बारे में लिखी हैं। अब उन्होंने वो बातें कितनी सच लिखी, कितनी झूठ, यह मुझे नहीं पता। आप इस वीडियो को सिर्फ इस नज़रिए से देखिए कि हुएन ने अपनी उस किताब सी यू की में भारत के बारे में क्या लिखा था। वैसे तो यह किताब काफ़ी बड़ी है, पर इस वीडियो में आप अपनी कल्पना शक्ति को जगाइए और आंख बंद कर हेडफोन्स लगाकर आज से लगभग 1600 साल पहले के भारत की कल्पना कीजिए। राजा थे वर्धन राजवंश के प्रतापी राजा हर्षवर्धन। दोस्तों, मेरा नाम संजय शरत है और आप देख रहे हैं कुछ भी। मैं कोई पिक्चर या वीडियो दिखाकर आपकी कल्पना की उड़ान को कंट्रोल नहीं करना चाहता। आपकी इमेजिनेशन ही बेस्ट पिक्चर है। हम टू द पॉइंट ट्रांसलेटेड बातें हूबहू सुनेंगे जो हुएन ने लिखी थी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कैसे थे नगर और कैसी थी इमारतें आज से 1600 साल पहले के हमारे देश भारत की। नगर और इमारतें। नगरों और ग्रामों में भीतरी द्वार होते हैं, दीवारें चौड़ी और ऊंची हैं, रास्ते और गली भूल भुलैया और बड़ी बड़ी सड़कें हवादार हैं। सफाई नहीं है, परंतु रास्तों के दोनों ओर स्तंभ लगे हुए हैं जिनसे उचित सूचना मिल जाती है। कसाई, मछली पकड़ने वाले, नाचने वाले, जल्लाद और मेहतर इत्यादि नगर से बाहर मकान बनाते हैं। इन लोगों को सड़क के बाईं ओर चलने की आज्ञा है। इनके मकान फूस के बने होते हैं और दीवारें छोटी छोटी होती है। नगर की दीवार प्रायः ईंटों की बनती हैं और उन पर के मीनार लकड़ी या बांस के बनाए जाते हैं। मकान व बरामदे लकड़ी के बनते हैं जिन पर चूना का गारा देकर खपरों से छा देते हैं। अन्य प्रकार के मकानात चीनी मकानों के सदृश सूखी खालें खपरों अथवा तख्ते से पाट दिए जाते हैं। दीवारें चूना या मिट्टी से, जिसमें पवित्रता के लिए गोबर मिला दिया जाता है, लेपी होती हैं और किसी किसी ऋतु में इनके निकट फूल डाले जाते हैं। अपनी अपनी रीति होती है। द्वारों का मुख पूर्व दिशा की ओर होता है और राज्य सिंहासन भी पूर्वाभिमुख रखा जाता है। तो आपने इमेजिन किया ना कैसी थी इमारतें। अब आंख बंद कर कल्पना करते हैं कि हम कैसे कपड़े पहनते थे और कहाँ बैठते थे। आसन और वस्त्र। जब लोग बैठते या सोते हैं तब आसन या चटाइयों का प्रयोग करते हैं। राज परिवार, बड़े बड़े आदमी और राज कर्मचारी लोग विविध प्रकार से सुसज्जित चटाई काम में लाते हैं, परंतु इनके आकार में भेद नहीं होता। राजा के बैठने की गद्दी बड़ी और ऊंची बनती है तथा उसमें बहुमूल्य रत्न जड़े होते हैं। इसको सिंहासन कहते हैं। इस पर बहुत सुंदर कपड़ा मढ़ा होता है और पायों में रत्न जड़े होते हैं। प्रतिष्ठित व्यक्ति अपनी इच्छानुसार बैठने के लिए सुंदर, चित्रित और बहुमूल्य वस्तुएं काम में लाते हैं। पोशाक और आचरण। यहाँ वालों के वस्त्र न तो काटे जाते हैं और न सुधारे जाते हैं। विशेषकर लोग श्वेत वस्त्र अधिक पसंद करते हैं। रंग बिरंगे अथवा बने चुने कपड़ों का कम आदर है। पुरुष वस्त्र को मध्य शरीर में लपेटकर और बगल के नीचे से इकट्ठा करके शरीर के इधर उधर निकाल देते हैं तथा दाहिनी ओर लटका देते हैं। स्त्रियों के वस्त्र भूमि तक लटके रहते हैं। इनके कंधे पूरे तौर पर ढके रहते हैं। सिर पर थोड़े बालों का जूड़ा रहता है। शेष बाल इधर उधर फैले रहते हैं। बहुत से लोग अपनी मूंछें कटवाकर विचित्र भांति की कर लेते हैं। सिरों पर टोपी पहनते हैं, गले में फूलों के गजरे और रत्न धारण करते हैं। पोशाक एक समान नहीं है और रंग लाल हो या सफेद कोई नियत नहीं है।
क्षत्रियों और ब्राह्मणों के वस्त्र स्वच्छ और आरोग्यवर्धक होते हैं। ये गृहस्थों के योग्य और किफायती होते हैं। राजा और उसके प्रधानमंत्रियों के वस्त्रों और भूषणों में भेद होता है। ये लोग फूलों से बालों को संवारते हैं और रत्नजड़ित टोपी पहनते हैं तथा कंगन और हारों से भी अपने को आभूषित करते हैं। जो बड़े बड़े सौदागर हैं वे सोने की अंगूठी इत्यादि पहनते हैं। ये लोग प्रायः नंगे पैर रहते हैं, बहुत कम खड़ाऊ पहनते हैं, अपने दांतों को लाल और काले रंगते हैं, बालों को ऊपर बांधते हैं और कानों को छेद लेते हैं। इन लोगों की नाक बहुत सुंदर और आँख बड़ी बड़ी होती हैं। यही इनका स्वरूप है। इन लोगों की नाक बहुत सुंदर और आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। हुएनसांग को भारतीयों की आंखें बड़ी बड़ी लगी। अब आइए देखते हैं कैसी थी उस समय के भारत की वर्ण व्यवस्था। जाति विभेद और विवाह। जातियां 4 हैं। प्रथम, ब्राह्मण शुद्ध आचरण वाले पुरुष हैं। ये लोग अपनी रक्षा धर्म के बल से करते हैं, पवित्र जीवन रखते हैं और अत्यंत शुद्ध सिद्धांतों को मनन करने वाले हैं। दूसरे, क्षत्रिय राजवंशी है। सैकड़ों वर्षों से ये राज्याधिकारी होते चले आए हैं। ये धार्मिक और दयालु हैं। तीसरे, वैश्य व्यापारी जाति के हैं। ये लोग वाणिज्य में लगे रहते हैं तथा देश और विदेश में व्यापार करके लाभ उठाया करते हैं। चौथे, शूद्र कृषक जाति के हैं। यह जाति भूमि को जोतने, खोदने आदि में परिश्रम करती है। इन चारों श्रेणियों के लोगों की जाति संबंधी ऊंचाई नीचाई का निश्चय इनके स्थान से होता है। जब ये लोग विवाह संबंध करते हैं तब इनकी नवीन नातेदारों के हिसाब से ऊंचाई और नीचाई का निर्णय किया जाता है। ये अपने नातेदारों से इस प्रकार का विवाह संबंध नहीं करते जो मूर्खता का ज्ञापक हो। कोई स्त्री जिसका एक बार विवाह हो चुका हो दूसरा पति कदापि नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त बहुत सी दूसरे प्रकार की भी जातियां हैं जिनके लोग अपनी आवश्यकतानुसार असंबद्ध विवाह भी कर लेते हैं। इनका विस्तृत वर्णन करना कठिन है। अब जरा देखते हैं कैसी थी न्याय और दंड व्यवस्था उस समय की। चाल चलन, कानून, मुकदमा। साधारण लोग यद्यपि स्वभावतः छोटे दिल के होते हैं परंतु बहुत ही सच्चे और आदरणीय व्यक्ति हैं। देन लेन में छल रहित और राज्य प्रबंध संबंधी न्याय को ध्यान में रखने वाले तथा परिणामदर्शी होते हैं। परलोक संबंधी यंत्रणा का इनको बहुत भय रहता है। इस कारण वर्तमान सांसारिक वस्तुओं को तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। इनका व्यवहार धोखेबाजी और कपट का नहीं है बल्कि ये अपनी शपथ और प्रतिज्ञा के पाबंद हैं। जिस प्रकार इन लोगों के लिए राज्य प्रबंध अत्यंत शुद्ध है वैसे ही इनका व्यवहार भी सुशील और प्रिय है। अपराधी अथवा विद्रोही बहुत थोड़े होते हैं, सो भी विशेष अवसर पर। जब धर्मशास्त्र का उल्लंघन किया जाता है अथवा शासक के अधिकार को भंग करने का प्रयत्न किया जाता है तब मामले की अच्छी तरह छानबीन होती है और अपराधी को कारागार होता है। शारीरिक दंड की व्यवस्था नहीं है। दोषी केवल कारागार में छोड़ दिए जाते हैं, फिर चाहे मरे चाहे जीवित रहे वे जनसमाज से संबंध रहित हो जाते हैं। जिस समय स्वामी अथवा न्याय का स्वत्व भंग किया जाता है अथवा जब कोई व्यक्ति स्वामी भक्ति अथवा संतति स्नेह को परित्याग करता है उस समय उसका नाक या कान अथवा उसका हाथ या पैर काट लिया जाता है अथवा देश निकाला होता है या वनवास का दंड दिया जाता है। इनके अतिरिक्त दूसरे अपराधों में थोड़े से धन का दंड दिया जाता है। अपराध की जांच करते समय लाठी या छड़ी से काम नहीं लिया जाता। यदि अपराधी पूछने पर साफ साफ बतला देता है तो दंड अपराध के अनुसार दिया जाता है, परंतु यदि वह अपने अपराध से हठपूर्वक इनकार करता है अथवा विरोध पूर्वक अपने बचाने का प्रयत्न करता है तो वास्तविक सत्य की जांच के लिए यदि दंड देना आवश्यक होता है 4 प्रकार की कठिन परीक्षाएं काम में लाई जाती हैं। 1 जल द्वारा, 2 अग्नि द्वारा, 3 तुला द्वारा और 4 विष द्वारा। जल द्वारा परीक्षा के लिए अपराधी पत्थर सहित एक बोरे में बंद किया जाता है और गहरे जल में छोड़ दिया जाता है और इस तरह उसके अपराधी और निरपराधी होने की जांच की जाती है।
यदि आदमी डूब जाता है और पत्थर तैरता रहता है तो वह अपराधी समझा जाता है, परंतु यदि आदमी तैरता है और पत्थर डूबता है तो वह निरपराधी माना जाता है। दूसरी परीक्षा, अग्नि द्वारा। एक लोहे का तख्ता गर्म किया जाता है और उस पर अपराधी को बैठाया जाता है, या उस पर उसका पाँव रखवाया जाता है अथवा हाथों पर उठवाया जाता है, यहाँ तक कि जीभ से भी चटवाया जाता है। यदि छाला पड़ जाता है तो वह अपराधी है, और यदि छाला न पड़े तो निरपराधी समझा जाता है। कमजोर और भयभीत पुरुष जो ऐसी कठिन परीक्षा नहीं सहन कर सकते, एक फूल की कली लेकर आग में फेंकते हैं। यदि कली खिल जाए तो वह निरपराधी, और यदि जल उठे तो अपराधी है। तुला द्वारा परीक्षा यह है, आदमी और पत्थर एक शुद्ध तराजू में चढ़ाए जाते हैं और फिर हल्केपन और भारीपन से परीक्षा होती है। यदि पुरुष निर्दोष है तो उसका पलड़ा नीचा हो जाता है और पत्थर उठ जाता है, और यदि दोषी है तो पत्थर नीचे होता है और आदमी ऊपर। विष द्वारा परीक्षा इस भांति होती है, एक मेढ़ा मंगाया जाता है और उसकी दाहिनी जांघ में घाव किया जाता है, फिर सब प्रकार के विष अपराधी के भोज्य पदार्थ के कुछ भाग में मिलाकर पशु के जांघ वाले घाव पर लगाते हैं। यदि पुरुष अपराधी है तब तो विष का प्रभाव दिखाई पड़ता है और पशु मर जाता है, अन्यथा विष का कुछ प्रभाव नहीं होता। इन्हीं 4 प्रकार की परीक्षाओं द्वारा अपराध का निश्चय किया जाता है। अब ऐसी व्यवस्था थी तो थी, हम और कर ही क्या सकते हैं। अब वीडियो के लास्ट पार्ट में सुनते हैं थोड़ी अच्छी अच्छी बातें। सभ्यता। बाहरी आदर सत्कार और अवभगत प्रदर्शित करने के 9 तरीके हैं। 1. उत्तम शब्दों में प्रार्थना करना। 2. मस्तक झुकाना। 3. हाथ उठाकर सिर झुकाना। 4. हाथ जोड़कर वंदना करना। 5. घुटनों के बल झुकना। 6. दंडवत करना। 7. हाथों और घुटनों के द्वारा दंडवत करना। 8. पंच परिक्रमा करके भूमि को छूना। 9. शरीर के 5 अवयवों को भूमि पर फैला देना। पृथ्वी पर दंडवत करके फिर एक घुटनों के बल होना और उसके बाद प्रशंसा के शब्दों में स्तुति करना। ऊपर लिखे 9 प्रकारों में विशेष बढ़ा चढ़ा सत्कार समझा जाता है। दूर से केवल झुककर प्रणाम करना काफी है, परंतु निकट जाने से पैरों को चूमना और घुटनों को सहराना रीति के अनुकूल समझा जाता है। जब श्रेष्ठ पुरुष किसी को कुछ आज्ञा देता है तो आज्ञापित व्यक्ति अपने कुर्ते का दामन फैलाकर दंडवत करता है। वह श्रेष्ठ अथवा महात्मा पुरुष जिसके प्रति इस प्रकार सम्मान दिखाया जाता है, बहुत मधुर शब्दों में उसके सिर पर हाथ रखकर या उसकी पीठ ठोककर उत्तम शिक्षादायक वचनों के सहित उसको आशीर्वाद देता है, अथवा अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए मंद मुस्कान के सहित 2-4 शब्द कह देता है। जब किसी श्रमण अथवा धार्मिक जीवन व्यतीत करने वाले पुरुष के प्रति इस प्रकार का आदर प्रकट किया जाता है तो वह केवल आशीर्वाद से उत्तर देता है। सम्मान प्रदर्शित करने के लिए लोग केवल दंडवत ही नहीं करते बल्कि सम्मानित व्यक्ति की परिक्रमा भी करते हैं। कभी एक परिक्रमा की जाती है और कभी 3 परिक्रमाएं। यदि बहुत दिनों की अभिलाषा किसी के हृदय में होती है तो इच्छानुरूप सम्मान भी बढ़िया होता है। दोस्तों, ये थे हुएन सांग की किताब सी यू की के कुछ अंश। आशा है यह वीडियो और इसे प्रेजेंट करने का तरीका पसंद आया होगा।